तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के विजय रथ को रोकना विपक्षी पार्टियों के लिए और मुश्किल हो जाएगा। अब बिहार की जनता को चुनना है कि क्या पिछले 10 साल में सुशासन बाबू नीतीश कुमार द्वारा किए गए काम पर वो मुहर लगाते हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी द्वारा दिखाए जा रहे सपनों को वो पसंद करते हैं। पंचायत आज तक की कड़ी शुरुआत हुई इसकी महाराष्ट्र से। मुंबई चुनाव, महाराष्ट्र में हम लोग गए चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले हम लोग वाराणसी गए, दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली और अब बिहार। मैं स्वागत करता हूं अपने सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी का। हमारे साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। देखना है कि हैट्रिक इनकी लगती है कि नहीं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और इस वक्त हम एक क्लिप चलाना चाहते हैं जो आज तक की टीम ने तैयार की है इस विधानसभा चुनाव पर। संस्कृति का सार बिहार है, गौरव अपार बिहार है, ये कर्म भूमि महान की, गंगा की धार बिहार है। ये धरती महावीर बुद्ध की, स्वतंत्रता के युद्ध की, ये राजनीति की शुद्धि की, जयप्रकाश की ओंकार है, गौरव अपार बिहार है, गंगा की धार बिहार है। अधिकार की आवाज की, करवट ले उठते समाज की, ये है आज की परिवर्तनों की पुकार है, गंगा की धार बिहार है, और बिहार है। सत्ता के कितने रण यहाँ, संघर्ष है भीषण यहाँ, नरवंते नारायण यहाँ, जन जन की जय जयकार है, गौरव अपार बिहार है, गंगा की धार बिहार है। तलवार फिर है हाथ में, यहाँ कौन किसके साथ में, विश्वास किसकी बात में, ये अतीत का विस्तार है, गौरव अपार बिहार है, गंगा की धार बिहार है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मेरे सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी का। और उनके साथ हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। प्रसून जी। नीतीश जी हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं, विषय हमारा ये जरूर है, लेकिन बिहार एक ऐसे मुहाने पर आकर खड़ा है समूचे देश के सामने जिसमें नीतीश जी की हैट्रिक राष्ट्रीय राजनीति को सीधे प्रभावित करेगी। और बिहार के चुनाव सिर्फ बिहार के लिए हैं, इस बार कहना बेहद मुश्किल इसलिए हो चला है क्योंकि बीते 25 बरस की राजनीति मथते हुए एकदम एक नए तरीके से आकर खड़ी हो गई है। तो नीतीश जी आज इस लकीर को जो शुरुआत करेंगे, हम चूंकि पूरे दिन आज तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ इस पंचायत मंथन की दृष्टि से गुजरेंगे जिसमें इस बात का एहसास हो कि बिहार में आने वाले वक्त में वो कौन कौन सी स्थितियां हैं, वो कौन कौन से मुद्दे हैं और वो कौन कौन से सरोकार हैं जिसको लेकर बिहार की जनता इस चुनाव में कूदेगी और बिहार की जनता नेताओं को भी एहसास कराएगी कि आपको इस रास्ते चलना चाहिए। तो मुद्दों की शुरुआत चूंकि नीतीश कुमार जी से बीते 10 बरस और अब अगले 5 बरस और उसके बाद भारत की राजनीति को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में क्या बिहार एक नई दिशा दे पाएगा, इस इंतजार के साथ इससे हम शुरू करते हैं, आज की शुरुआत करते हैं। नीतीश जी,
ऐसा क्यों लग रहा है कि चुनाव बिहार में हो रहे हैं लेकिन समूचे देश की नज़र है और समूचे सियासी पार्टियों के मुद्दों को लेकर बिहार अपने आप को मथने को तैयार है? ऐसा लग क्यों रहा है? इस वर्ष दरअसल सिर्फ बिहार में ही चुनाव, अपने देश में तो हर साल चुनाव होते रहते हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी प्रांत में चुनाव होते रहते हैं, लेकिन इस साल सिर्फ बिहार में चुनाव, इसलिए बिहार का चुनाव फोकस में। और ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी 2010 में भी जब बिहार का चुनाव हो रहा था तो उसकी काफी चर्चा होती थी। एक तो ये कारण स्वाभाविक है और दूसरा कारण है कि 15-16 महीने पहले इस देश की जनता ने केंद्र में बहुमत की सरकार को चुना, एक पार्टी को पूर्ण बहुमत प्रदान किया। ये कई चुनावों के बाद संभव हो पाया था। तो लोगों की अपेक्षाएं भी हैं और बिहार के चुनाव में पूरे केंद्र के सत्ताधारी दल ने और केंद्र की सरकार ने इसको अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ दिया। प्रतिष्ठा भी कहना शायद उसको डाइल्यूट करना हो, शायद उसको अपने जीवन मरण के साथ जोड़ना। तो स्वाभाविक है कि चुनाव की चर्चा होगी। आज अभी आप बिहार में देखिएगा तो मॉडल कोड अब लग गया, तो सभी पार्टियों का ध्यान अभी अपने अलायंसेज को अंतिम रूप देने में, कैंडिडेट के सिलेक्शन में, इसमें ज़्यादा ध्यान लगा हुआ है। लेकिन आप इसके पहले के दौर को देखें, 6 महीने का दौर देखें, तो आप देखिएगा कि कोई दिन ऐसा नहीं बीता होगा जबकि केंद्र के एक या एक से अधिक मंत्री बिहार नहीं आए और तरह तरह की घोषणा करते रहते हैं। तो चुनाव के बहुत पहले से केंद्र में बैठे हुए लोगों ने एक माहौल ऐसा बनाया है कि स्वाभाविक तौर पर आप लोगों का भी ध्यान आकृष्ट हो गया। और अब जितने न्यूज़पेपर्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जितने चैनल्स हैं, आखिरकार उनके लिए भी तो ये एक महत्वपूर्ण खबर हो गई। तो सब लोगों का ध्यान यहाँ, आप देखिएगा कि देश का कौन सा महत्वपूर्ण और चर्चित अखबार या चैनल नहीं है जिनके लोग चारों तरफ घूम नहीं रहे। तो इस प्रकार से इस चुनाव को एक बहुत प्रोफाइल मिला है। इसलिए जब इतना प्रोफाइल मिला है तो स्वाभाविक है ये बातें होंगी। और बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य है, आबादी के दृष्टिकोण से भी और राजनीतिक पृष्ठभूमि के दृष्टिकोण से, दोनों मायने में एक महत्वपूर्ण राज्य है, एक इम्पॉर्टेंट राज्य है। इसलिए सब लोगों का ध्यान यहाँ। और चौथी बात है कि बिहार का जो इतिहास है वो देश का इतिहास है। जो भूभाग आज बिहार के नाम से जाना जा रहा है उसी भूभाग में सब कुछ है। सारा इतिहास, सारी संस्कृति, ज्ञान, सब कुछ यहाँ से है। हजारों साल पहले इसी स्थान से पूरे देश का संचालन होता था। तो इस मायने में सबके जेहन में बिहार के लिए एक जगह है। सब लोगों की रुचि बिहार में होती है, हर राज्य के बारे में रुचि होती है, लेकिन बिहार के बारे में एक रुचि होने का एक विशिष्ट कारण यह भी है कि हर हिंदुस्तानी अपने को ये जो भूभाग है इससे जोड़ता है अपने इतिहास के कारण। तो इसके चलते इसका काफ़ी महत्व है।
4 कारण बताया आपने, लेकिन हमें लगता है जो पहला कारण आपने जिक्र कर दिया, जीवन मरण, किसके लिए है ये जीवन मरण? कौन है वो शख्स? दूसरा बता दिया। पहला तो है कि अकेले यही चुनाव हो, दूसरा है कि केंद्र के लोगों ने 2016 में चुनाव दिल्ली में भी हुआ, 2015 में दिल्ली में भी चुनाव हुआ था, लेकिन वहां पर भी एक चेहरा दे दिया गया था और दिल्ली के चुनाव परिणाम जिस भी, हालांकि वो पूर्ण राज्य नहीं है, और 2015 का अंत जो हो रहा है वो बिहार चुनाव। लेकिन क्यों ये दृष्टि है, क्यों जीवन मरण है किसी शख्स के लिए, और वो कौन है ऐसा शख्स? ये देखिए, ये लोभ सब मालूम है ना, लोभ और लालच। अगर कुछ मिल जाए तो और पाने की इच्छा होती है। देश की जनता ने मैंडेट दिया, दिल्ली में बैठ करके पूरे देश का काम कीजिए, इससे तो कोई संतोष है नहीं। अब दिल्ली मिल गया तो सब राज्य मिल जाए। उनके स्कीम ऑफ थिंग्स जिसको कहिए, कि जैसे कांग्रेस पार्टी का आजादी के बाद क्या होता था, दिल्ली में और सब राज्य में कांग्रेस, और जब 67 में लोहिया जी का गैर कांग्रेसवाद आया तो 9 राज्यों से कांग्रेस गई, फिर जेपी मूवमेंट हुआ जेपी के नेतृत्व में, और 77 में पहली बार कांग्रेस केंद्र से भी गई। उसके बाद का पूरा इतिहास आपके सामने है। तो अब ये जो एक बार बहुमत मिल गया, तब इनको लगता है कि हम जग जीत लेंगे, तो पूरे देश के हर राज्य पर कब्जा हो जाए। भला बताइए, ये सिद्धांत प्रतिपादित होता है इसी के चलते, उसी भावना से ये उद्भूत होती है। जैसे आप दिल्ली में जिसकी सरकार, उसी के राज्य में सरकार बने, यही तो थीम है उनके इलेक्शन का। नहीं, ये शख्स है कौन, किसकी ऐसी भावना है? ये पूरी पार्टी है, पूरी पार्टी नहीं, उसका जो आप उस पार्टी का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, ये उनका है। वो तो पहले भी था जब आप साथ खड़े थे। तो आज तक कभी इस प्रकार से तो बहुमत मिला नहीं ना। इस बार बहुमत मिला तो उनके मन में ये आ गई बात कि अब हम दिल्ली पर आ गए, दिल्ली पर कब्जा हो गया, तो अब सब राज्य पर धीरे धीरे कब्जा कर दो, यानी वो एब्सोल्यूट पावर। और एक बिल्कुल देखिए तो पैरेलल चल रहा है। अब तक जो देश की राजनीति में महत्ता उन संगठनों की, दलों की थी जिसकी पृष्ठभूमि रही है आजादी की लड़ाई, फ्रीडम मूवमेंट में जो पार्टिसिपेशन, चाहे कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस से ही निकलकर सोशलिस्ट या और भी कम्युनिस्ट पार्टियां या दूसरे प्रकार की अलग अलग जगहों पर क्षेत्रीय दल जो उभर कर सामने आए, तो आप देखेंगे कि उनकी जो पृष्ठभूमि, उनके पुरखों की जो पृष्ठभूमि, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, आप राजनीतिक पृष्ठभूमि देखेंगे तो आपको साफ दिख जाएगा कि वो आजादी की लड़ाई से निकली। अब हम लोग के जो भी नेता रहे, हम लोग छात्र जीवन से ही समाजवादी विचार से प्रभावित हुए। तो एक आजादी की लड़ाई और उसमें समाजवादियों की भूमिका और 42 मूवमेंट, भारत छोड़ो अभियान, भारत छोड़ो आंदोलन के महानायक जेपी थे, लोहिया जी थे। इन लोगों ने जो भूमिका अदा की, तो एक जो फ्रीडम मूवमेंट का बैकग्राउंड है उससे निकले हुए लोग थे। पहली बार देश में लोकसभा में पूर्ण बहुमत एक ऐसे दल को मिला है जिनकी पृष्ठभूमि है, उनका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है। सबको नाज है कि आरएसएस से हैं, होना भी चाहिए, इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है। उनका कोई योगदान, पार्टिसिपेशन, भागीदारी आजादी की लड़ाई में नहीं थी। तो ये बिल्कुल जो आजादी की लड़ाई से निकले हुए जो राजनीतिक संगठन थे या उन विचारों से जो आजादी की लड़ाई के जो मूल्य थे, उनका जो प्रभाव था, उससे निकले हुए दल आज थे। अब आप देख लें कि अब ऐसे लोग आ गए जिनका आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। तो इसका मतलब है कि अब वो पूरे देश पर कब्जा करना चाहते हैं। भूल जाओ आजादी की लड़ाई को, भूल जाओ उनके मूल्यों को, इनके अपने मूल्य, इनके अपने विचार। तो इस नाते इनको ऐसा लगता है कि एक एक राज्य पर कब्जा करें, एक एक राज्य पर कब्जा करेंगे। जी, इसका मतलब
इसका मतलब ये माना जाए कि 2014 के लोकसभा चुनाव के परिणाम ने झटके में आरएसएस और बीजेपी के कैरेक्टर को बदल दिया, आप ये भी कह रहे हैं? कैरेक्टर कहाँ बदला? कैरेक्टर तो वही है। आखिर ये पूरे देश के हर राज्य पर भी, देश पर तो कब्जा 2014 से पहले ये भावना नहीं थी। जेपी आरएसएस के कैडर को लेकर चले थे, साथ में थे, उन्होंने कहा था, उनके साथ वो खड़े हैं। आप खुद एक लंबे वक्त तक रहे। 2014 आपको लगता है एक ऐसी जगह है जहां पर से चीजें बदलने लगी इस देश के भीतर की? बिल्कुल। और आपने जो बहुत अच्छा सवाल छेड़ दिया है, जेपी का सवाल छेड़ दिया, या हम लोगों का भी था, तो उस समय बीजेपी की वो ताकत नहीं थी। पहले जनसंघ थी, आरएसएस का पॉलिटिकल आउटफिट, उसकी वो ताकत नहीं थी। और जेपी ने जो उनके नेतृत्व में जो आंदोलन चला, बिहार से शुरू होकर के देश भर में फैला, और जिस प्रकार से एक लोकतंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने सब लोगों को साथ लिया और एक पार्टी तक बनवा दी, जनता पार्टी, जो ज़्यादा दिन चल नहीं पाई, इसलिए कि वो जो डुअल मेंबरशिप का सवाल उठा और कई अन्य प्रश्न उठे। तो उनका उस समय का जो विचार, जो भी हो, विचार तो बदलता नहीं है, विचार तो वही है, लेकिन अप्रोच धीरे धीरे बदलता गया। उनको लगा कि नहीं, हम अचीव कर सकते हैं, जो उनका गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। और धीरे धीरे जो गैर जनसंघ और गैर कांग्रेस दल जो थे, उनका उभार हुआ, लेकिन उसके साथ साथ बिखराव भी हुआ। तो उन चीज़ों का भी उनको फायदा मिला। और कुल मिलाकर 2014 आते आते तो एक ऐसी नौबत आ ही गई, वो नए रूप में सामने आ गए। यानी जो उनका पुराना कोर आइडियोलॉजी है, उस कोर आइडियोलॉजी पर वापस आ गए। बीच में जो मौका मिला बीजेपी के नेतृत्व में, और जो 99 में जिसका नाम एनडीए दिया गया, तो उसने विवादित मुद्दों को अलग रखा था। अब ऐसी कोई शर्त नहीं। तो इसलिए, और उस समय का जो नेतृत्व था वो समझदार था, वो देख रहा था 1952, 57, 62 सबकी स्थिति में, लोकसभा के अंदर, यानी संसद के अंदर, संसद के बाहर के माहौल को देखते थे, तो उनका उन पर असर था। एक कुछ चीज़ों को मिलाकर चलने की प्रवृत्ति, उस समय का जो नेतृत्व था अटल जी का, उनको इस बात का एहसास था कि सत्ता में जो बैठे उसको राजधर्म का पालन करना चाहिए। तो एक था मन में। लेकिन अब जो माहौल बना 2014 में, वो इस प्रकार का बना है। तो आपको लग रहा है कि संघ के प्रचारक के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री बनना और संघ के प्रचारक से होते हुए मोदी का प्राइम मिनिस्टर बनना, दोनों दो अलग अलग स्थितियां हैं? दोनों अलग अलग स्थिति। अब अटल जी का तो जो पूरा का पूरा अप्रोच, उसमें जो अप्रोच में उदारता या राजधर्म के प्रति एक कमिटमेंट, वो अलग किस्म का था। विवादित मुद्दों को लेकर आगे नहीं चलना, उस समय के जो मुद्दे हैं उसको लेकर एक लार्जर कोalition बनाना, और कोalition बनाया ही नहीं, उनको ठीक से चलाया। वरना इसके पहले तो अब तक तो एक लेफ्ट का जो फ्रंट था, उनका कोalition ठीक से चलता था। लेकिन उसका तो अटल जी के नेतृत्व में उन्होंने इस बात को अपने एक्शन से सिद्ध कर दिया कि उनके नेतृत्व में भी कोalition ठीक से चल सकता है। तो वो जो अप्रोच था और उनका जो एम्फेसिस था किसी भी चीज पर, वो डिफरेंट था। नहीं, तो इसका मतलब सर ये है कि एक वक्त आरएसएस ने जेपी को यूज किया, एक वक्त बीजेपी ने नीतीश कुमार को यूज किया। देखिए, हमको यूज करें न करें वो बात महत्वपूर्ण नहीं है, हम तो उतने महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। लेकिन आपने चर्चा छेड़ दी, तो हम जो देख रहे हैं पूरे चीज़ों को, और आखिरकार एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते जो हम, तो ये आधार था जब हम लोगों ने देखा कि अब ये तो बिल्कुल नए रूप में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, इसलिए तो हम लोग अलग हुए। तो इसलिए बिहार के चुनाव को उन लोगों ने अपनी प्रतिष्ठा के साथ जोड़ दिया है, सब कुछ दांव पर लगा दिया है। आपने कभी देखा है इस प्रकार से
एक एक असेंबली चुनाव को दांव पर लगाते हुए आपने अभी कहा दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को मिलना चाहिए। राज्य बना दिया और पुलिस उसके हाथ में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो कैसा राज्य? या वो कोई निर्णय लेते हैं उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर रोक देते हैं, तो ये ठीक नहीं है स्थिति। लेकिन वह एक भिन्न प्रश्न है। फिर भी इसी प्रकार का राज्य दिल्ली, और दिल्ली के चुनाव में किस तरह से इन्होंने अपनी ताकत झोंकी आपने देखा। और दिल्ली के चुनाव के बारे में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भाजपा के नेता के तौर पर भाषण देते हुए कहा कि दिल्ली का जो मूड है वो बताता है देश का मूड क्या है। जो देश का मूड है वो दिल्ली का मूड है, और दिल्ली का जो मूड है उससे देश का मूड का पता चलता है। तो लोगों ने तो प्रकट कर दिया। हम लोगों को जो जानकारी उन दिनों इसी प्रकार से, भाई आप ही जैसे लोग जो इन चीज़ों को बड़ी गहराई से देखते हैं और इन चीज़ों के बारे में लिखते हैं, तो उससे समझ में बात आई थी, जानकारी मिली थी कि 70 विधानसभा की सीट और 70,000 आरएसएस के ट्रेंड कैडर वहां लगाए गए थे। यानी एक विधानसभा क्षेत्र में 1,000। तभी नतीजा क्या हुआ? 70 में 3। लेकिन प्रतिष्ठा का प्रश्न तो बना। लोग कहते हैं कि दिल्ली की हार को वो रिकॉन्साइल नहीं कर पाए। अब इसी बीच में आ गया बिहार। तो आप देखते नहीं हैं बिहार में तेवर देखिए, भाषण सुनिए, तथ्य जो रखे जाते हैं उसको देखिए। आप दिखता नहीं है साफ साफ कि एक जो मन के अंदर दिल्ली के हार की बौखलाहट है, तो उन लोगों को ये लगता है कि बिहार तो हुक और बाई क्रुक जीतना ही है, जो भी करना पड़े करो। बिहार जीतना चाहते हैं या नीतीश कुमार को ध्वस्त करना चाहते हैं? अरे हम क्या चीज है, हमको क्या ध्वस्त करेंगे नहीं करेंगे, कोई व्यक्ति को। आप ही वो शख्स हैं सर जिन्होंने मोदी को मान्यता नहीं दी। आप ही वो शख्स हैं जिन्होंने मोदी को मुद्दा बना दिया। आप ही वो शख्स हैं जो बीजेपी आरएसएस के साथ लंबे वक्त तक रहे, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी सामने आते हैं आप पीछे हो जाते हैं। देखिए, बात श्री नरेंद्र मोदी जी का सिर्फ नहीं है, बात है किस रास्ते पर आप चल रहे हैं। जिस बात की हमने चर्चा की, अप्रोच, किन बातों पर जोर है आपका, एम्फेसिस, यह भी तो महत्वपूर्ण है। व्यक्ति से कोई मेरा व्यक्तिगत किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत कोई झगड़ा है हमारा, कोई किसी भी प्रकार का नहीं। हमारा क्यों होगा? किसी प्रकार का नहीं। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ से हम देखते जरूर हैं कि साहब जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, मैं तो सोच भी नहीं सकता। देश के प्रधानमंत्री से ऐसी भाषा निकलेगी साहब। अब इसी के लिए तो बार बार हम कह रहे हैं कि आजादी की लड़ाई के मूल्य जिनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की पृष्ठभूमि नहीं होगी आजादी की लड़ाई, तो कैसे होगा? आजादी की लड़ाई में लोगों ने त्याग किया, कुर्बानी दी, क्या क्या नहीं सहा। हमारे पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे। बचपन में आजादी की लड़ाई की कहानी उनके मुंह से सुनते रहते थे। क्या हुआ इस इलाके में, क्या हुआ, कहां क्या हुआ। स्कूल से जब लौट कर आते थे, मेरे पिताजी वैद्य भी थे, उनकी अच्छी प्रैक्टिस थी, लेकिन उस रास्ते से सड़क पर ही घर है हमारा नहीं, मतलब मेरे पिताजी का घर है। तो वहीं पर स्कूल से लौट करके आते थे, तो शाम में कभी कभी भीड़ ज़्यादा रहती थी, तो हम भी उनकी मदद करने के लिए बैठ जाते थे, पुड़िया बांधने के लिए। आयुर्वेद में तो जानते ही हैं, चूर्ण दिया जाता, तो उसका पुड़िया बनाने में हमको थोड़ा मन लगता था, तो पुड़िया बांध दिया करते थे। तो इसी बीच में मान लीजिए कि कोई और लीडर उस रास्ते से गुजरते रहते थे, तो आ जाते थे पिताजी से मिलने के लिए। तो हम कभी कभी उसी उम्र में बात सुनते रहते थे। यह एक दिलचस्पी पैदा हो गई, और फिर बड़ी चर्चा लोग करते रहते थे। उन दिनों तो जानते ही हैं कि विरोध के प्रतीक थे लोहिया जी, तो बहुत कांग्रेस के लोगों को देखते थे कि लोहिया जी बराबर नाम लेते थे। तो मेरे बाल मन में वो नाम अंकित हो गया, और फिर लोहिया जी का कोई भी बयान अखबार में हो या उनसे संबंधित खबर हो, हम जरूर पढ़ते थे, और हम आकृष्ट हो गए कि भाई ये ठीक है। तो खैर, मतलब स्पष्ट है कि एक पृष्ठभूमि क्या होती है आजादी की लड़ाई,
उसके मूल्य। और जब ये चीज हम देख रहे हैं कि अब उससे अलग जा रहे हैं, तो एक सीमा के आगे तो हम लोगों के लिए संभव नहीं। अब इसके लिए क्या क्या लोग गाली दे रहे हैं हम तो जानते ही हैं। देखिए, स्टूडेंट लाइफ से हम लोग देखें, ऐसा तो है नहीं कि आरएसएस के लोगों को, विद्यार्थी परिषद के लोगों को, छात्र जीवन से नहीं जानते। हम लोग जब यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में थे तो अलग अलग विचार के लोगों की अपनी अपनी गोष्ठियाँ, अपने अपने स्टडी सर्कल, सब कुछ चला करते थे। हम लोगों का संबंध समाजवादी युव जनसभा से था, जो कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए अलग अलग संगठन थे वो लोग अपना करते थे, जो आरएसएस से जुड़े हुए एबीवीपी के लोग थे वो भी करते रहते थे। तो देखते थे हम लोग ना, इनका क्या विचार है, कैसे चलते। यानी हम देखते थे हम लोग स्टूडेंट लाइफ में कि ये सब लोग हिटलर के प्रशंसक। अच्छा, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसके हिमायती। तो ये सब चीजें जो छात्र जीवन में जो छाप पड़ी, और उसके बाद जो जेपी के नेतृत्व का आंदोलन था, छात्र आंदोलन से शुरुआत हुई, उसमें जेल में मौका मिला रहने का, देखा। एक उनके जितने विचार थे, उनकी जो पुस्तकें थी, उसको भी पढ़ने का मौका मिला। हम तो आकर्षित नहीं हुए, बल्कि हम जो समाजवादी विचार से प्रभावित थे उस पर मेरा विश्वास बढ़ता चला गया। एक चीज हम जरूर बताएंगे कि जेल के अंदर चर्चा हो गई, तो जेल में हमने देखा कि इमरजेंसी के दिनों में, आप जानते ही हैं कि आरएसएस पर भी बैन लगा था, प्रतिबंध लगा था, और जमात इस्लामी पर भी प्रतिबंध लगा था। तो बाकी लोग जो जेल में थे, या छात्र नेता थे, या और भी युवा थे, तो इनका तो झगड़ा बराबर जेल एडमिनिस्ट्रेशन से चलता रहता था, कभी किसी बात पर, कभी किसी बात पर। हम देखें कि आरएसएस के लोगों का कोई झगड़ा जेल प्रशासन से नहीं होता, नंबर एक। और नंबर दो, उस आयु में हमने गौर से देखा कि जेल के अंदर आरएसएस और जमाते इस्लामी के लोग सबसे प्रेम से बात करते थे आपस में। अब इसका अर्थ तो आप समझ सकते हैं, मुझको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। तो एक जिस प्रकार का सोच होता है, अप्रोच होता है, इन सब चीजों को हमने प्रारंभ से ही देखा। अगर बचपन से आजादी की बात सुनी, बाद में पढ़ने का मौका मिला, वो एक अलग बात है, पढ़े। लेकिन जिन चीजों का प्रभाव पड़ता है, मन के अंदर जो बात प्रविष्ट हो जाती है, या छात्र जीवन में देखा, या उस संघर्ष काल में देखा, ये तो अमिट छाप होती है उसकी, और फिर उन चीजों को भूलता नहीं है, वो बैकग्राउंड में होता है। नहीं, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब आप ध्यान दीजिए, चाहे वो आज़ादी के दौर का जिक्र हो, लोहिया का जिक्र हो, अनुग्रह बाबू का जिक्र हो, जेपी का जिक्र हो, एस.एन. सिन्हा का जिक्र हो, कर्पूरी ठाकुर का जिक्र हो, जिन्होंने आपके जीवन में प्रभाव डाला। लेकिन बिहार में 6 करोड़ 80 लाख वोटरों में से 50% वह तबका है जो इन चीज़ों से अनभिज्ञ है। उसका जन्म ही उसके बाद हुआ है। अब आप कल्पना कीजिए कि आपके पास वो कौन सा ब्लूप्रिंट है, क्योंकि आरएसएस सक्रिय है, ये आप संकेत में कह चुके हैं। बिहार में आरएसएस भी सक्रिय हो चला होगा चुनाव के वक्त में। अब आपके सामने मुश्किल है, आपको लगता है सरल है, उन युवाओं को भी समझाना है, साथ में जोड़ना है, वोट भी चाहिए। नहीं, ठीक है, इसके लिए कॉन्शियस है हम लोग, और हमने अपने काम के सिलसिले में बहुत सारे काम किए। शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, प्राथमिक शिक्षा पर, ये सब काम किया है। वो वक्त होगा तो उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन आगे जो कुछ भी करना है, जैसे हम लोगों ने हमने किया 7 निश्चय, कि अब जो काम हम कर रहे हैं, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा में 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर थे, अब 1% के करीब पहुंच गए। क्लासरूम्स बने, नए स्कूल बने, टीचर्स का रिक्रूटमेंट हुआ। हेल्थ सेक्टर में जो गरीब आदमी कहाँ जाएगा इलाज के लिए, उसके पास तो इतना पैसा है नहीं कि वो निजी अस्पताल में जाएगा या डॉक्टर के यहाँ जाएगा, फी देकर दिखाएगा। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिस समय हमने काम संभाला था उसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक सर्वे कराया था, तो ऑन एन एवरेज एक महीने में 39 पेशेंट्स
39 पेशेंट एक महीने में जाते थे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी हर दिन या तो एक या किसी दिन भूले भटके 2। जब हम लोगों ने कुछ स्टेप्स उठाए, डॉक्टर्स की उपस्थिति, पैरामेडिक स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित कराई और फिर फ्री मेडिसिन देना शुरू किया, तो मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। और आज एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, जो हर एक ब्लॉक में होता है, लगभग 11,000 औसतन एक महीने में इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो ये सब काम हुआ है। लेकिन आपने कहा हमारा एग्रीकल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। 76% लोग आज भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। तो कृषि रोड मैप बनाकर एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए और उसके जितने एस्पेक्ट्स हैं, चाहे जमीन से रिलेटेड हो, सिंचाई से रिलेटेड हो, बिजली हो, कनेक्टिविटी हो, सड़क हो, स्टोरेज हो, मार्केट हो, प्रोसेसिंग हो, इन सब चीज़ों को मिलाकर एग्रीकल्चर रोड मैप काम कर रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत जरूरी है विकास के लिए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ इंडेक्स होते हैं, उस आधार पर हमारा परफॉर्मेंस बेहतर हो, इसके लिए मिशन ह्यूमन डेवलपमेंट बनाकर काम कर रहे हैं। तो ये सारा काम हो रहा है। इसके अलावे कई इंस्टीट्यूशंस बने, नए इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, ये सब का निर्माण हुआ। निफ्ट भी लाए, IIT पटना भी आया हम लोगों की पहल से। एक कॉलेज जहां हम पढ़ते थे वो अपग्रेड भी हुआ NIT में। नया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आया, झारखंड अलग हो गया था तो BIT मेसरा झारखंड में था, उसकी एक शाखा आई सरकार की पहल से, जमीन और मकान बनाकर हम लोगों ने दिया। वो काम कर रहा है 2006 से। ये सब काम किए गए। इन सब कामों को जारी रखते हुए कनेक्टिविटी के लिए, सड़क के लिए, पुल के लिए, बिजली के लिए सब कुछ काम हुआ। उन सब कामों को करते हुए हमारे 7 निश्चय, जिसके बारे में हमने अपनी घोषणा की है, और उसमें साफ है कि जो भी स्टूडेंट होगा, जो 10वीं 12वीं कक्षा के बाद आगे पढ़ेगा, उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 4 लाख रुपए की लिमिट का, सबको जिस बैंक से लोन लेना चाहे वो ले, स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट सब्सिडी देगी। इसके अलावे बहुत सारे युवा हैं जिनके कौशल का विकास होना चाहिए, तो हमारा कौशल विकास मिशन काम कर रहा है। अभी जो भारत सरकार वाला जो जोरदार तरीके से जिसका प्रचार चल रहा है, उसके पहले की कहानी हम बता रहे हैं, पहले ही से चल रहा है। तो दूसरा हमने उसमें यह किया है यूथ के लिए। एक तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो गया यूथ के लिए। प्रत्येक, आप जानते हैं पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुआ करता था, अब उस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कहाँ एम्प्लॉयमेंट में प्रायोरिटी मिलती है, तो वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा सबका, और हर एक यूथ का जो कौशल शिक्षण, कौशल विकास तो होगा ही, मिनिमम न्यूनतम हर किसी को कंप्यूटर का ज्ञान हो जाए, बेसिक इतना उसको ज्ञान हो जाए। और दूसरा भाषा, ये जो संवाद शैली है, बोलने की लायक अंग्रेजी आ जाए उसको, हिंदी ठीक से बोले। आज बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो उसका प्रबंध हम लोग ब्लॉक लेवल पर कर देंगे। और अभी हमारा एक्सपीरियंस हुआ है, सब अनुभव के आधार पर हम लोगों ने किया। हमने शेड्यूल कास्ट में जो हाशिए पर लोग थे, महादलित, उनके लिए महादलित विकास मिशन गठित करके कई काम किया है। उसमें से एक अभी हम एक कार्यक्रम में हम गए और उन लोगों ने अंग्रेजी सिखाया, बोलचाल की अंग्रेजी। हमने देखा कि लड़का फर्राटे से बोल रहा है, ठीक है, लोग हिंदी भी गलत बोलते हैं, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी, लेकिन बोलचाल की जो भाषा कहते हैं वो लोग सीख रहे हैं। तो एक तो उसका जस्ट हमको थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। आपने ये कहा यूथ वाला, तो एक उनके लिए वो काम करेंगे। तीसरी बात है कि बहुत सारे यूथ हैं जिनको आगे वो पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, तुरंत कोई रोजगार पाना चाहते हैं। तो जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो रोजगार तलाश से
इसके लिए उसको वो रेल भाड़ा दें, कहीं किसी शहर में जाएगा तो रहने के लिए जो पैसा चाहिए वो दें। तो हम लोगों ने सोचा है कि 20 से 25 वर्ष की आयु में जो भी युवा रोजगार तलाशेगा तो 20 से 25 वर्ष की आयु में 2 साल हम उनको स्वयं सहायता भत्ता देंगे 1000 रुपये महीने का, कि वो जाएं और अपना रोजगार तलाशें। चौथी बात है उसी के अंदर एक यूथ के इसमें कि साहब आज जो बहुत ज़्यादा आगे जो पढ़ना चाहते हैं या आईटी से जुड़े हुए हैं उनके लिए नेट कनेक्टिविटी बहुत मायने रखती है, और अभी सबसे अधिक पॉपुलर है वाईफाई। तो हम लोगों ने ये तय किया है, ये हमारा निश्चय है कि हर एक यूनिवर्सिटी और हर एक कॉलेज में फ्री वाईफाई की सुविधा प्रदान करेंगे। इसके बाद कई युवा हैं जो खुद भी रोजगार दूसरों को देना चाहते हैं, उनको चाहिए कैपिटल। तो राज्य सरकार की तरफ से 500 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड और उसके साथ साथ इंक्यूबेशन सेंटर ये बनाएंगे। और इसी में एक बात जुड़ी हुई है कि इंस्टीट्यूशंस हमने काफ़ी बनाए जिसका जिक्र किया, लेकिन सब डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर प्रकार के इंस्टीट्यूशन, चाहे वो ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, 5 और नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करेंगे, पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग का, नर्सिंग का, इन सब चीज़ों का प्रबंध हो बड़े पैमाने पर। और इन सब चीज़ों के लिए हमने पैसा कैलकुलेट किया और मुझको लगा कि ये डुएबल है, किया जा सकता है, इसलिए हमने उस निश्चय का ऐलान किया। इसके अलावा महिलाओं के लिए हम लोगों ने तो बहुत कुछ किया है। 50% आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, टीचर के नियोजन में, उनके रिक्रूटमेंट में। कांस्टेबलरी में बिहार में हाईएस्ट परसेंटेज रिजर्वेशन का है महिलाओं के लिए, 35%। हमने देखा कि जितने प्रकार की सरकारी नौकरियां सब में महिलाओं को 35% आरक्षण मिले। इसके अलावे हमने ये देखा कि आज भी ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम, आज़ादी के इतने साल के बाद, अकेले बिहार में नहीं सब जगह, और हमारे यहाँ पाइप वाटर सप्लाई अभी तक 4% लोगों को उपलब्ध है। हमने इसको देखा कि हम हर एक हाउस होल्ड तक पाइप वाटर, चाहे शहर हो या गांव, नहीं पहुंचा सकते हैं क्या। तो हमने देखा पैसा लगेगा लेकिन ये किया जा सकता है 5 वर्षों में। तो हमने एक निश्चय किया कि हर घर को पाइप वाटर सप्लाई। सड़क हम बहुत बना रहे हैं, गांव तक सड़क पहुंचा दे रहे हैं, लेकिन गांव के अंदर की गली और उसके नाले कच्चे हैं, इसलिए कीचड़ है। और उसके लिए हमने बहुत प्रयास किया है बीच में कि पंचायतें करें, हम उनको मैचिंग ग्रांट देंगे, बहुत तरह का काम किया गया। MLA फंड से, MP फंड से सब लोग देते हैं। लेकिन हमने अब तय किया कि हर एक गांव में पक्की गली और नाली का निर्माण किया जाए। ये किया जा सकता है, इसको हम लोग करने की कोशिश। सब घोषणा पत्र का हिस्सा बता रहे हैं। घोषणा पत्र निश्चय है जो आपके मॉडल कोड लागू होने के बहुत पहले हमने बता दिया। एक बच गया, उसको बता दें आपको, सुन लीजिए। बिजली 2016 तक हर एक गांव, टोले और हैबिटेशन, बसावट तक बिजली पहुंच जाएगी, हम लोग पहुंचा देंगे। लेकिन कनेक्शन तो खुद लेना पड़ता है। BPL फैमिलीज के लिए थोड़ा पहले से प्रावधान है। हर एक घर को जो भी कनेक्शन बिजली का लेना चाहता, सबको सरकार के खर्चे पर बिजली का कनेक्शन दे दिया जाएगा। एक ये अभी 7 निश्चय जो काम कर रहे हैं उसमें किसी काम को रोके बगैर यह किया जा सकता है, इसको करेंगे। इसका मतलब है कि 2015 में जो आप घोषणा पत्र तैयार करने वाले हैं उसमें बड़ी मुश्किल आने वाली है नीतीश जी। वजह, लड़कियों को साइकिल दी, ये जिक्र भी करना है, वाईफाई दिया जाएगा, ये भी जिक्र करना है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेंटर भी चाहिए और एम्स भी चाहिए, यह भी जिक्र आपको करना है। दूसरी तरफ स्थिति यह आ रही है कि चरवाहा विद्यालय का एक प्रयोग लालू प्रसाद यादव जी ने अपने दौर में किया, उसको कैम्ब्रिज तक में एक चैप्टर रखा गया था। जाहिर है वो अब आपके साथ खड़े हैं, उसका जिक्र भी होना है, IIT का जिक्र भी होना है।
पटना की सड़कों पर पोस्टर चस्पा है कि हमने गरीबों को दी आवाज, उसी को लोग कहते हैं जंगल राज। गरीबों की आवाज उन्हें लग रहा था, आप अपने दौर में आए तो आपने भी जंगल राज कहा था। इतने कंट्रडिक्शंस को एक साथ लेकर आप एकमात्र बिहार के चेहरा हैं जिसके इर्द गिर्द पूरा चुनाव घूम रहा है। अब इन सारे कंट्रडिक्शंस को आपको सामने है, अब आपके सामने टारगेट्स क्या है, कैसे सबको समेट के एक थाली में आप रख दोगे? ये अद्भुत थाली होगी। आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए, ये होगा। चिंता आप ही को करनी है। आपकी चिंता वही है जो ट्रेडिशनल है। इस सारा डायलॉग, डिबेट, पंचायत, सब में अंत में एक सवाल आता है, वो लालू जी को लेकर आता है और जंगल राज पर आता है। उस पर आ जाएंगे क्योंकि जैसे उस पर चर्चा हुई मतलब अब विकास से आप भटक गए। इसलिए पहले विकास के चैप्टर को पूरा कर लेने दीजिए, इसके बाद उस पर आ जाए। सर वो जंगल राज ही विकास था, इसका जिक्र लालू यादव ने किया है पोस्टरों में। उस पर आ जाए एक थोड़ी समय बाद, तो कोई ऐतराज की बात नहीं होनी चाहिए। आपने जो कहा, जो काम कर रहे हैं, लड़कियों की साइकिल योजना, 1,70,000 लड़कियां थी जब साइकिल योजना की हमने शुरुआत की। आज लड़कियों की संख्या क्लास 9 में बढ़कर हो गई है 8,15,000, और अब लड़कों को भी साइकिल दे रहे हैं। लड़कों की संख्या अब क्लास 9 में है 8,28,000। ये मामूली डेवलपमेंट नहीं है, इसी को कहते हैं असली विकास। पटना में लड़की साइकिल नहीं चलाती थी। गांव में अगर कोई लड़की साइकिल चलाते हुए दिख जाती तो पूरा गांव आश्चर्यचकित हो जाता था, और पूरे गांव के लोग लड़की के माता पिता के पास जाते कि बेटी को संभालो, इसको क्या हो गया है, साइकिल चला रही। और हमने एक झटके में सबके घर में साइकिल पहुंचा दिया। हर घर की लड़की साइकिल चलाकर जा रही है। सिर्फ लड़कियों की संख्या स्कूल में नहीं बढ़ी, उसमें आत्मविश्वास जागा, उसके अरमानों को भी पंख लग गए। डेवलपमेंट इसको कहते हैं। 4 फैक्ट्री लगाना ग्रोथ नहीं है। आज जो लड़कियां निकलकर आगे जाएंगी, आसमान की ऊंचाइयों को छूने की मन में तमन्ना पालकर जो आगे बढ़ रही है, ये कोई मामूली चीज है? ये सबसे बड़ी चीज है। इन सब चीजों को जारी रखते हुए, ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग कॉलेज अभी नहीं बनाया है, मेडिकल कॉलेज और बनाएंगे, और इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, बनाया जा सकता है। देखिए, मेरी एक आदत है, जो हम कर सकते हैं उसी को कहेंगे। जो अगर हम नहीं कर सकते हैं, हमको चाहे आप कुछ भी दे दीजिए कि आपको बड़ा फायदा होगा, ये कह दीजिए, मैं 7 जन्म में न कहूं वो बात। इतना पक्का जान लीजिए। और बिहार के लोग वोट जिसको दें, लेकिन अगर एक बिहार के आदमी से पूछ लीजिएगा तो यह बात जरूर कहेगा कि भाई वो कहता है उसको करता है। तो हम जो कह रहे हैं इसको करेंगे, और लीडर मुझको सब लोगों ने घोषित कर दिया है, इसलिए मेरी ड्यूटी है और इस काम को हम करेंगे। आज हम कह रहे हैं, जनता मेजॉरिटी दे करके फिर बैठाएगी तो इस काम को करेंगे। अब आइए, घुमा फिरा करके तो एक ही चीज है, कोई सवाल तो है नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट पर डिबेट नहीं हो रहा है। डिबेट डेवलपमेंट पर हो ही नहीं रहा। अगर डेवलपमेंट पर डिबेट हो तो मैं तो आमंत्रित करता हूं कि आप अपना नजरिया डेवलपमेंट पर रखिए, हम अपना नजरिया रखते हैं। हमारे जो अचीवमेंट है हम उसको रखेंगे, आप अपने अचीवमेंट को बताइए। क्योंकि एक बात आपने शुरू में हमको रोक दी थी, बात दूसरी तरफ चली गई। जो पूछ रहे थे कि आखिर क्यों बिहार के चुनाव की इतनी अहमियत, तो हमने एक बात कहा था ना कि लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जिसकी सरकार, उसी की सरकार राज्य में हो। अब आप सोच लीजिए, हम दावा करते हैं कि हम लोगों का हमने बहुत विकास किया, गुजरात में विकास किया, किसकी सरकार दिल्ली में थी? करें मध्य प्रदेश में विकास किया, बीमारू राज्य से बाहर निकल गया, किसकी सरकार दिल्ली में थी? छत्तीसगढ़ ने विकास किया, किसकी सरकार दिल्ली में थी? कि कोई लॉजिक है? बिहार ने विकास किया, यहां तो जेडीयू और भाजपा का कॉम्बिनेशन था, केंद्र में तो यूपीए थी। तो जो हमारा ग्रोथ हुआ है, तो दिल्ली में कोई सरकार बैठेगी वो हमारे ग्रोथ को रोक देगी? ये संभव है आज के इस दौर में? हां,
हमको अगर जो पॉलिसी सपोर्ट चाहिए वो अगर मिल जाए तो एक रफ्तार और तेज हो जाएगी। हमारे यहां इतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पैदा होगा कि हमारे यूथ को बाहर नहीं जाना पड़ेगा अगर एक चीज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दें। यहां पूंजी निवेश होगा, कल कारखाने खुलेंगे और ये हमको चाहिए। इसलिए चाहिए कि बिहार के साथ पहले अन्याय हो चुका है फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के चलते। वरना अगर फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी नहीं होती पहले तो जहां माइंस हैं, जहां मिनरल्स हैं, वहीं लोगों को आकर निवेश करना पड़ता। आखिर टाटा कैसे आए थे, जो आज जमशेदपुर कहलाता है। जमशेदजी टाटा के नाम पर जमशेदपुर बना। आयरन ओर था तब तो आया स्टील प्लांट वहां प्राइवेट सेक्टर का पहले। और आपने आजादी के बाद फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ला दी। जहां भी इंडस्ट्री लगाना हो, मिनरल्स को ले जाने के लिए, रॉ मटेरियल को ले जाने के लिए सरकार सब्सिडी देगी रेल भाड़े की, तो हो गया। और एक बार जहां स्टैब्लिश हो गया इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री तो वहीं जाएगा ना। पैसा पैसे को खींचता है। आप भी देखते हो किसी भी शहर में एक काम जिस इलाके में होता है, दूसरे लोग भी उसी इलाके में जाते हैं अपना कारोबार खोलने के लिए। तो जहां इंडस्ट्री आ गई गुजरात में, महाराष्ट्र में या साउथ के राज्यों में, तो लोग वहीं जाते हैं। हमारे यहां क्यों आएंगे? हमारे यहां तभी आएंगे जब उनको इंसेंटिव मिलेगा। और वो अब तक 90 तक जो बिहार, उस समय झारखंड भी साथ में था, तो जो बिहार जैसे राज्य के साथ अन्याय हुआ उसकी भरपाई होगी। लैंडलॉक्ड स्टेट हम हैं। लेकिन दोनों चीजें एक साथ सर कैसे चलेंगी? आप कह रहे हैं कि दिल्ली के बगैर बिहार का ग्रोथ हो सकता है और दिल्ली के बगैर आपको स्पेशल स्टेटस नहीं मिल सकता। तो ठीक है, हम तो एडिशनल बता रहे हैं। ग्रोथ कीजिए। नहीं, एडिशनल पॉइंट बता रहे हैं ना हम तो, कि ये हो जाए तो एक तरह से और लंबी छलांग लगाएंगे। लेकिन ग्रोथ बगैर दिल्ली के सपोर्ट के हुआ है, तो ये तो आप उनको देखिए, बुला लीजिए तो इसको और उनका ग्रोथ देखिए। ये आप ठीक कह रहे हैं। नहीं, आप ही ने मुद्दा बीजेपी को दे दिया ये कह के। नहीं, मुद्दा हमने नहीं दिया, आप हम ही ने आपको समझा रहे हैं। नहीं, सुनिए, जैसे ही आपने कहा दिल्ली स्पेशल स्टेटस दे सकता है, जितने भी बिहार के दिल्ली में बैठे हुए बीजेपी के नेता हैं वो इसी बात का जिक्र कर रहे हैं, जनाब हम ही दे सकते हैं, हमारी ही सरकार बनाई है। अरे आप ही ने तो, इशू दे दिया। अभी तो पैकेज दिया, उसका तो भंडा फोड़ कर ही दिया ना हमने। 1,25,000 करोड़ जो लपेट करके दिए रीपैकेजिंग करके, तो हमने बता दिया ना कि 1,08,000 करोड़ पुराना माल है। ये देखिए, कोई ट्रस्ट कौन करेगा? देना था तो पॉलिसी का सपोर्ट था, इसमें तो कुछ पैसा देना नहीं था। देना था तो 15 महीने में दे देते। और अगर इस 15 महीने में दे दिए होते तो मैं भी मानता हूं कि बीजेपी को जबरदस्त एडवांटेज होता डेवलपमेंट के प्लैंक पर। और हमारे जैसा आदमी भी कहता कि नहीं, ये काम ठीक किया, हमारी मांग है, इनको पूरा किया है, उनको पॉलिटिकल लाभ मिलता। अब कौन लाभ देगा? इस 15 महीना में जो जो कह गए किए ही नहीं, काला धन आ गया ना। उसी में कहा था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, पिछले चुनाव में कहा था। इसलिए वो जरा विस्तार में चले जाइएगा, आप उसकी बात हम नहीं कह रहे, हम उस पॉइंट पर आते हैं। फिर मत डाइवर्ट करिए कि दिल्ली में अगर सरकार होगी तभी राज्य विकास करेगा। विकास करके बिहार ने, अन्य राज्यों ने बतला दिया है, दिल्ली में कोई रहे राज्य का विकास होगा। हमने तो अतिरिक्त विकास की बात कही। इसलिए ये कोई लॉजिक नहीं है और ये फेडरल सिस्टम के खिलाफ तर्क है। तो आप क्या चाहेंगे कि इस देश में, अब हम तो पहले ही बता चुके हैं कि आज़ादी के किसी मूल्य का तो मतलब है नहीं। यानी फेडरल खत्म कर दीजिए, बोलने के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलिए, सहकारी संघवाद, और आचरण में कहिए कि जैसा दिल्ली वैसा राज्य। यह सहकारी संघवाद के अनुरूप है। यह सहकारी संघवाद के अनुरूप है कि आप बोगस पैकेज ही अनाउंस करते हैं। राज्य सरकार ने 25 अब की चिट्ठियां लिखी हुई, उसको तो आप नहीं बताते। हमने जब एक्सपोज कर दिया तो 3 सप्ताह के बाद अरुण जेटली जी की एक चिट्ठी आई। हमारी जितनी चिट्ठियां थी सबको रेफर करके एक पेज की एक चिट्ठी, और उसके साथ डॉक्यूमेंट लगा हुआ था कि क्या क्या केंद्र सरकार दे रही है स्पेशल पैकेज। हमने उनको जवाब भेज दिया 24 घंटे में कि हमारी चिट्ठियां अलग अलग संदर्भ की थी
उसका कोई उत्तर आपने नहीं दिया है। और ये जो डॉक्यूमेंट आपने एनेक्स किया है, ये आज से 20 दिन से पब्लिक डोमेन में। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। एक एक बात का जब जवाब दे दिया उनका, हर बिंदु का फिर रिटर्न भेजा, तब अब अपने उनके कुछ रहते हैं ना आजकल कॉलम लिखने वाले उनके पक्षधर लोग, अरे भाई ये डिबेट उबाऊ हो रहा, जहां अब वो कॉर्नर होने लगते हैं तो डिबेट उबाऊ हो रहा। अभी हाल में वो कोई उसका रिसर्च का पेपर छप रहा, हम एक दिन उनको हम पॉइंट वाइज, अभी हम बिजी हैं दूसरे काम, हर पार्टी के लोग बिजी हैं, 4-5 दिन के अंदर जिस दिन हमको टाइम मिलेगा, हमने सरसरी तौर पर देखा उसको, तो ऐसा बखिया उघेड़ करके रखेंगे, एक्सपोज करेंगे, ऐसा बोगस डॉक्यूमेंट है, यहां से पिक कर लिया, वहां से पिक कर लिया, वहां से पिक कर लिया, दो कंपेरेबल है ही नहीं, तो उसका तो कर देंगे उपाय हम, उसका भी हम जवाब दे देंगे, जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब आइए आपका जो असली सवाल है, कोर सवाल आजकल जो मीडिया में चलता रहता है और सब लोग डेवलपमेंट की बात बोलते हैं, इशू डेवलपमेंट नीतीश कुमार ने यह कहा है कि इन चुनावों को प्रतिष्ठा आप तो ठीक करिए, तो ऐसा रिएक्ट किए, कहने लगे कि आपको जनता ड्रॉप कर देगी। भाई जनता ड्रॉप कर देगी या नहीं ड्रॉप कर देगी तो बात की चीज है, पहले कॉल ड्रॉप तो सुधारिए, नहीं तो पब्लिक कॉल ड्रॉप मंत्री कह रही है, आ रहे हैं रोज भाषण मार रहे हैं, जो काम है वो कर नहीं रहे। हमने तो पूरा ऑडियो सुनाया है पूरे बिहार में लोगों को, और दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना में भी सुनाया। आदरणीय मोदी जी के श्री मुख से जो उन्होंने काला धन पर कहा, इसके पहले तो कोई बोल नहीं रहा था कि 15-20 लाख था। रवीश जी एक इंडी टीवी में प्रोग्राम करते हैं, उसमें देखते थे 3 लाख, हमके बोले हैं 15-20 लाख, ये 3 लाख किसे बोल रहे हैं भाई। तब हमने वो ऑडियो सुनाना शुरू किया, 15-20 लाख धीरे धीरे पिकअप किया, अब सब आदमी 15 लाख बोल रहा है। कहां गया भाई? क्या कहा था किसानों को? किसानों को कहे थे कि जो लागत खर्च है उस पर 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेंगे। खरीफ रबी मिलाकर के 3 न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा हो गई। कहां गया उनका वादा? कहां गया उनका वादा? लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा। तो अपने वायदों का तो कुछ है नहीं, और बाद में जब चारों तरफ से घिर गए तो कहा वो तो जुमला था। अच्छा है भाई, आज आके मोदी जी बोल देंगे, कल अमित शाह जी चुनाव के बाद कह देंगे कि सब तो जुमला था, चुनाव में कहा ही जाता। बहुत अच्छा है। इसलिए डिबेट डेवलपमेंट पर लोग नहीं कर रहे। डेवलपमेंट पर डिबेट करें तो मैंने विकास किया है, विकास किस प्रकार से होता है इसके मर्म को हम जानते हैं, उसकी कठिनाई को जानते हैं। मैं किसी को भी कहता हूं, चुनौती देता हूं, और मुझको कोई एतराज नहीं। एक से एक इंटेलेक्चुअल है जो यहां का फिगर पिक कर लेगा, अनकंपेरेबल दूसरी जगह का फिगर पिक कर लेगा, तरह तरह का सर्वे कराते रहेंगे, तो सब करते रहेंगे, मैं उसमें क्या कर सकता हूं? तो स्वतंत्रता। लेकिन लास्ट में ये जो जंगल राज की बात करते हैं, हमने कभी नहीं कहा था जंगल राज शब्द का प्रयोग किया। जान लीजिए, हम जनता दल से अलग हुए, समता पार्टी का गठन किया, 20 साल तक रहे, बाद में बीजेपी के साथ हम लोगों का एक टैक्टिकल अलायंस हुआ, और सब पूरी कहानी आप जानते हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं। लेकिन हमने एक बार शब्द नहीं प्रयोग किया, दूसरे लोग प्रयोग करते थे। अब आज आपके संदर्भ में कह रहे हैं, अब कहां है बिहार में जंगल राज? महिलाएं शाम में निकलती हैं, जिसको जहां जाना होता है जाती हैं, लोग अपने घर से निकलते हैं, जब जरूरत पड़ता है जाते हैं, किसी के मन में डर नहीं है, किसी के मन में डर नहीं है, और जंगल राज आ जाएगा। ये पिछले 10 महीने से 1 साल से तो आरजेडी के सपोर्ट से सरकार चल रही है।
हमारी पार्टी में तो तोड़फोड़ किया ना राज्यसभा के चुनाव में, गंदा खेल किया। उसी समय हमारे कुछ लोगों को ले गए। तो आरजेडी का समर्थन है कि नहीं, लालू जी का समर्थन है कि नहीं, कांग्रेस पार्टी का समर्थन है कि नहीं? तो लालू जी का समर्थन है तो 6 महीना में कहीं दिखाई पड़ा क्या जंगल राज? ये लोग अपराध का आंकड़ा बोल रहे थे, हमने बता दिया कि अपराध के क्या आंकड़े, अपराध के मामले में बिहार कहां खड़ा है। लोएस्ट पॉइंट पर है, वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट पर है जो स्टेट बिहार का। सबसे कम अपराध का दर है, उन राज्यों में से एक है हर चीज में। हम तो कभी कभी कहेंगे कि भाई ये जो बार बार जंगल राज बोल रहे हो, तो आ जाइए डिबेट कर लीजिए। हम अपराध के आंकड़े हमारे पास है, और आंकड़े अलाउड होंगे वही, या तो स्टेट के वेबसाइट पर जो आंकड़े हैं, या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जो आंकड़े मेंटेन किए जाते हैं, जो उसका वेबसाइट है, वो आंकड़े लेकर के लोग आए और बात करें। महिलाओं पर अपराध, बलात्कार, कम्युनल राइट्स, किस मामले में आप डिबेट करें। हमने देखा है वो कोई रिसर्च पेपर आरएसएस वालों का छपा कर, वो तो ऐसे ही हम लोग स्टूडेंट लाइफ में बोलते रहते थे कि जो कोई बहुत तेजस्वी होगा और प्रगतिशील सोच का व्यक्ति होगा उधर थोड़ा ही जाएगा। कुछ भी कहना ठीक नहीं लगता है, मेरे अपने शैली के प्रतिकूल है, इसलिए मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। लेकिन लोग कहा करते थे कि मेडियोकर लोग होते हैं। तो अब वो कौन सा रिसर्च, किससे रिसर्च, कहां रिसर्च, वो रिसर्च है कि कट एंड पेस्ट है। तो हमने तो उसका करेंगे। उसमें भी सुना है कि कुछ अपराध का आंकड़ा दिया। हम तो कहते हैं कि एक दिन ये जो सो कॉल्ड जंगल राज है तथाकथित और अपराध जोड़ करके हम डिबेट करना चाहते हैं। जो आवे डिबेट करे जरा, हम बताते हैं कि अपराध की क्या स्थिति, डिबेट करेंगे। आइए, बीजेपी के लोगों से अपराध कंट्रोल हुआ है बिहार में, वही थे होम मिनिस्टर, चिकन हार्टेड लोग हैं, इनसे कंट्रोल होगा, इनसे होगा कंट्रोल। ये एक्ट करेंगे कानून के मुताबिक। अरे उसके लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। हमने नहीं परवाह की किसी की। लोगों के बहुत नाते रिश्ते, ये क्या करेंगे एक्ट? हाँ, झांसा में डालकर वोट ले जाने में कामयाब हो जाए, जनता जाने, हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन मैंने काम किया। न जंगल राज आज है, न जंगल राज कल होगा, अगर उसको अपराध से जोड़कर देखते। लेकिन एक झूठी बात, प्रचार करना, दिखाना। नहीं नीतीश जी, अच्छा आप बताइए ना, आप ये लोग इतने चालाक हैं। हमारा लालू जी के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गया तो हम बड़े बुरे हो गए। अलग हम थे, साथ नहीं हुआ था। बीच में आरजेडी के कुछ नेताओं का कुछ कुछ बयान आ रहा था, तब वो लोग बयान दे रहे थे कि हमारी लड़ाई तो लालू जी से है, जेडीयू तो मार्जिनल है, मार्जिनलाइज कर जाएगा। इस सब हम लोग उनकी चालाकी और धूर्तता को जानते हैं। झगड़ा लगाने की बहुत कोशिश की है, बहुत इत्मीनान से हुआ है, और अकेले छोड़ दीजिए किसी को। न जंगल राज है, न जंगल राज आएगा। लोग आनंद से, निर्भय होकर, भय मुक्त वातावरण में विचरण करेंगे, अपना कारोबार करेंगे। किसी को किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। और उसका उदाहरण कोई आज बता दे। एक हत्या के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया यहां आकर के, कभी गुजरात की हत्या के बारे में तो बोले नहीं, और सब उजागर हो गया। दोनों तरफ वही लोग थे। इधर देखिए, इस चीज पर जब कानून अपना काम करता है तो बीजेपी के दफ्तर से बैठ करके मेरे छाती तोड़ने की बात करते हैं ये लोग। मेरी पार्टी का एमएलए था, जिसको लेकर के तरह तरह की बात कहा करते थे कि बताइए, एक्सप्लेन करिए। तो न मैं किसी को फंसाता हूं, न मैं किसी को बचाता हूं। ऐसा वक्त आया पुलिस की नजर में, उनको ऐसा लगा कि इनके खिलाफ मामले हैं, पुलिस ने गिरफ्तार किया।
और जब गिरफ्तारी हो गई उसके बाद बीजेपी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके सभी घटक दल मिलकर कहते हैं कि मुख्यमंत्री हैं मैं आज, मेरा छाती तोड़ देंगे। तो मैंने कहा मैं तो उपलब्ध हूं, जहां चाहिए तोड़ लीजिए। आज जिस व्यक्ति ने छाती तोड़ने की बात कही उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना प्रिय दोस्त बताया, प्रिय मित्र बताया मीटिंग से। अब आप बताइए सब क्या बात कर रहे हैं। जंगल राज 2002 का गुजरात मंगल राज का परिचायक, हम मानते हैं जरूर मंगल राज का परिचायक। दिल्ली में किसके हाथ में? दिल्ली किसके हाथ में? दिल्ली की कानून व्यवस्था किसके हाथ में? अपराध नियंत्रण किसके हाथ में? वहां की राज्य सरकार के हाथ में तो है नहीं, सीधे केंद्र सरकार के हाथ में। बताएं जिस तरह से लड़कियां पीड़ित हो रही हैं, महिलाओं पर जुल्म, हर प्रकार का जुल्म, हत्या, कौन सी घटना नहीं घट रही? अगर किसी एक राज्य के लिए सीधे सीधे जिम्मेवार है केंद्र की सरकार वहां के अपराध की स्थिति को लेकर, तो उसके बारे में न बताए, बिहार की चिंता छोड़ दे। न उनमें दम है अपराध पर काबू पाने का और न उन्होंने कुछ किया है। करके हम लोगों ने दिखाया बिहार की जनता के सहयोग से। बिहार की जनता अब डरने वाली नहीं है। ये चाहे जितना डराना चाहे, कोई डरने को तैयार नहीं। इत्मीनान से सब अपना काम कर रहा, लेकिन ये बैठ करके यही भाषण देना, यही भाषण देना। तो अगर किसी को आप बार बार जंगल राज कहिएगा, लालू जी पर अटैक करिएगा, तो वो बैठ करके मतलब कि वो बैठे रहेंगे, वो जवाब नहीं देंगे। आप किसी को कुछ रोज बोलते रहिए तो जवाब नहीं देंगे, वो छोड़ देंगे। एक समय था कि इनकी बोलती नहीं बंद रहती थी लालू जी के सामने। तो लालू जी को कुछ बोलिएगा तो लालू जी बोलेंगे नहीं, छोड़ देंगे। उनका अपना स्टाइल है, हर आदमी का अपना स्टाइल है। हमको लाख प्रोवोक करिए, हम अपनी सीमा में रहेंगे। लेकिन लालू जी जवाब देंगे अपने स्टाइल में, कि लालू जी जवाब देंगे दूसरे के स्टाइल में। हर आदमी की अपनी खासियत है, हर आदमी का अपना तरीका है, हर आदमी का अपना स्टाइल है। तो रोज देते ही रहते हैं जवाब अपने स्टाइल में। लेकिन हम तथ्य के आधार पर उनकी बात को, के झूठ को, उनके झूठ को हम उजागर करते हैं। और जो काम किया है उस काम के बदौलत हम लोगों के बीच में जाते हैं। जनता को भरोसा करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जनता ने बहुत दे दिया है और हमने भी काम छोड़कर कुछ किया ही नहीं है। हमको किसी दूसरे चीज का एक्सपर्टीज नहीं। हमको लोग मौका देंगे तो हम काम ही करेंगे रात दिन, नहीं मौका देंगे तो आराम करेंगे, अपना जो काम होगा उस समय करेंगे। जनता जाने, हमको मतलब नहीं। झांसे में आना झांसे में आइए, हमको क्या लेना देना। जो परिश्रम करना पड़ता है, जब दो समुदायों में झगड़ा होना शुरू होता है तो जो एफर्ट करना पड़ता है, किसी डेवलपमेंट के काम के लिए रिसोर्स जुटाने से लेकर के उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए काम करना पड़ता है, किसी नई चीज के लिए सोचना पड़ता है, विमर्श करना पड़ता है। सबके लिए कंसंट्रेशन चाहिए और सबके लिए समय चाहिए और इस प्रकार की सोच चाहिए कि आपका अपना कोई स्वार्थ न हो। हमको क्या परेशानी? बिहार की जनता वोट नहीं करेगी तो लूजर वो रहेंगे, हम थोड़ी लूजर हैं, हम लूजर नहीं हैं। नीतीश जी, हमको कोई कहीं से भी लूजर है। हम काम किए हैं, आगे मौका दीजिएगा काम करेगा, नहीं मौका दीजिएगा, जिसको मौका दीजिएगा वो काम करे, न करे वो आप जानिएगा, वो जाने। इसलिए एक बात जान लेते हैं, लेकिन बिहार की जनता को समझने में बहुत लोग चूक कर रहे हैं। दूसरा क्या करते हैं वो जंगल राज, और इसमें भी जान लीजिए ये एक जंगल राज बोलने में एक बायस है, सामाजिक सोच का बायस। और दूसरी बात है कि जिस प्रकार से भी समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर,
यानी येन केन प्रकारे न सत्ता पर कब्जा कर लो, तो बिहार के लोग कॉन्शस है, बिहार के लोगों को मालूम है कि कोई बिहारी राज चला सकता है ठीक से, बाहरी कोई आके राज नहीं चलाएगा। अच्छा बताइए ना, यहां कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित नहीं कर रहा। कल भी अमित शाह जी बोल दिए कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रचारक होंगे। अरे भाई, तब मोदी जी यहां के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालेंगे? बताइए ना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आके यहां कार्यभार संभालेंगे, कोई दूसरे ना संभालेगा? तो ये तो हिम्मत हो नहीं रही है कि सामने रखिए। सवाल करें। नहीं, लग ऐसा रहा है नीतीश जी खुद से ही लड़ रहे हैं। 2005 में जब आप सत्ता में आए थे तो आपके सामने आपका घोषणा पत्र होना चाहिए आज आंखों के सामने। आपने उसमें क्या लिखा था उस वक्त लालू यादव की सत्ता को लेकर? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं, ये आप ही का कमेंट था। हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से बिहार के डेवलपमेंट को लेकर आप उंगली रखना चाह रहे हैं, पहली बार मोदी गवर्नमेंट या सेंटर का नजरिया डेवलपमेंट को लेकर एक पूंजी वाला हो गया है, एक मार्केट वाला हो गया है, जिसमें बिहार के गरीब हाशिए वालों लोगों का जिक्र नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप उस बीच में आकर खड़े हैं जहां पर आपको बैलेंस भी बनाना है, सामाजिक न्याय का जिक्र भी करना है, सबको साथ लेकर भी चलना है। जिनके विरोध में आप खड़े थे और जो कल तक साथ थे उनको अब काउंटर भी करना है, उसका भी जवाब देना है। इन परिस्थितियों के बीच नीतीश कुमार एकमात्र चेहरा है, बार बार कह रहे हैं आपसे, एकमात्र चेहरा है। अब इसको कन्वे आप कैसे कर पा रहे हैं? कैसे होगा कन्वे? आप सोच रहे हैं लालू जी कन्वे कर देंगे, बीजेपी अपने तरीके से कन्वे कर देगी? यकीनन नहीं। चुनाव आपके नाम पर है, 70% चेहरे आप ही के लगे हुए हैं, बाकी 30% में देखा हमने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे हों, पासवान के चेहरे हों, और किसी के आए बाएं साएं जो भी चेहरा, आप ही का चेहरा लगा हुआ है पूरे बिहार में। इसीलिए नजरिया क्या होगा आपका? हमने तो अब तक नजरिया कोई एक्सप्लेन किया। इस अपने झटके में सामाजिक न्याय के आप प्रवर्तक बन गए, जिसका जिक्र लालू यादव कहा करते थे, लेकिन उस बीच में हम लोग सामाजिक न्याय से अलग कब थे? नहीं, हमारा तो ग्रोथ मॉडल ही है न्याय के साथ विकास। आपने झटके में कह दिया कि समाज को तोड़ने, महादलित का प्रयोग किसने किया सर? हाँ, जो हाशिए पर तबके हैं उनको ऊपर उठाना न्याय के विकास के लिए एक आवश्यक कदम है, सबका विकास करना। लेकिन जो हाशिए पर हैं उनके लिए विशेष प्रयास करना, यही तो है न्याय के साथ आप विकास। झटके में पाटीदार समाज का गुजरात से आवाज आती है, उसके साथ भी खड़े हो जाते हैं। हम खड़े नहीं हुए, हमने कोई सुओ मोटो स्टेटमेंट नहीं दिया है, ये बड़ी गलतफहमी होती है। हम लोग कोई काम से निकलते रहते हैं, रास्ते में आप लोग घेर लेते हैं, सवाल पूछते हैं, तो मेरी आदत नहीं है किसी के खिलाफ बोलने की। हमने भाई ठीक ही है, इतना भारी वो अपना माहौल बनाया है तो मांग रहा है, डिमांड ठीक है। और ये फैक्ट है कि उनके जो समरूप जो जातियां हैं दूसरे राज्यों में उनको मिला हुआ है, तो बस हमने इतना कहा। वो तो एग्जामिन करें, वो लोग जाने क्या करेंगे, इसलिए वो बात नहीं है। बात बहुत साफ है कि हाशिए पर जो लोग हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विशेष पहल, और सबके लिए। और अभी हमने देखा हमारा जो भी स्कीम है वो यूनिवर्सल है, साइकिल की स्कीम हो, पोशाक की स्कीम हो, छात्रवृत्ति। अभी जो सामान्य वर्ग के लोग छूटे हुए थे उनके भी, और पिछड़े वर्ग के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए यूनिवर्सल था, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी वो एक आय सीमा तक के परिवार के लिए था। तो वही चीज अब सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी एक आय सीमा तक के लोगों को, यानी 1.5 लाख रुपए की जिस परिवार की वार्षिक आमदनी है, उनको भी ये सभी प्रकार की सुविधाएं। तो समाज के सब तबके के लिए काम। बस मानदा का जिक्र भी आपने किया। अब तो देखिए हैदराबाद मॉडल भी आने वाला है, चुनाव में आने वाला है। वो तो चुनाव है, किसी को भी आने का अधिकार है, उस पर हम लोगों को कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर रही है। लेकिन आप चाहे जितना उस सब चीज़ों को प्रोजेक्ट करिए, हैदराबाद के बगल में बेंगलोर है। अभी हाल में बेंगलोर में जो चुनाव हुए हैं, ये सब बात को भी जान लेना चाहिए। और चुनाव लड़ने से किसी को रोका नहीं जा सकता, ये तो किसी का फंडामेंटल राइट है, कोई पार्टी लड़ सकती है। इसलिए हम कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं बोलते।
फेडरल स्ट्रक्चर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट तोड़ रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी तोड़ रहे हैं। और कौन तोड़ेगा? उसका तो निभाना उन्हीं का काम है, उसका निभाना किसी दूसरे का तो काम है नहीं। ये देखना किसका काम? आप आखिरी वक्त तक तैयार थे कि प्राइम मिनिस्टर अगर अडवाणी जी हो जाते, कोई और हो जाता तो भी आप साथ रह जाते। वो तो अंदरूनी मामला है, छोड़िए, बीत गई बात। अब आपके दूसरे गेस्ट भी आ गए। राजदीप, कोई सवाल? नीतीश जी, पिछले एक साल में कभी भी आपने ऐसा सोचा था कि चुनाव जो लड़ना है वो अकेला लड़ते हैं, विकास के मॉडल पर लड़ते हैं? लालू जी छोड़िए, कांग्रेस छोड़िए, आप तो लोहिया ट्रेडिशन से आते हैं। चुनाव लड़ना है तो अकेला लड़ते हैं। अगर आपने 10 साल में काम किया, मेरे ट्रैक रिकॉर्ड पर मुझे चुनिए। क्या मजबूरी थी कि आपको लालू जी और कांग्रेस का समर्थन लेना पड़ा? इसको मजबूरी नहीं कहते। तब तो मजबूरी है, तो क्या मजबूरी थी कि भाजपा के साथ कभी हुआ? विपक्ष के वोट के बिखराव को रोकने के लिए हम लोगों ने 1995 के बाद 1996 में पहली बार बीजेपी के साथ तालमेल किया। यह सिलसिला चला। आज भी वोट बंटे नहीं, एक प्रकार का यह सोच होती है और पूरी पार्टी में चर्चा होती है, लेकिन पार्टी के सब लोग होते हैं जो बातचीत करते हैं। नीतीश जी, क्या ये मजबूरी नहीं है? क्योंकि आज आपने प्रसून जी को कहा कि आपने आरएसएस की एक तरह से आलोचना की। उसी आरएसएस के साथ 2005 और 13 के बीच में आपकी सरकार बड़ी अच्छी चलती है। आज आरएसएस के साथ किसी प्रकार का हम लोगों का समझौता नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के साथ था। पर ये राजनीति मजबूरी की राजनीति नहीं है कि नहीं, 2005 और 13 के बीच में आरएसएस के साथ एक तरह से या बीजेपी के साथ समझौता? नरेंद्र मोदी 2002 में दंगे होते हैं, आप रेल मंत्री होते हैं, तब भी आपने एक तरह से नहीं, इसके लिए अटल जी दोषी तो थे नहीं। हम लोग तो केंद्र सरकार में थे। गुजरात में तो जो हम लोगों की पार्टी थी उसके 2 एमएलए रहे हैं हमेशा। वहां तो कोई समझौता नहीं था। तो गुजरात से और जो अलायंस था बीजेपी के साथ, वो गुजरात में नहीं था, बिहार में था, एटवेस्ट झारखंड में होता था, कभी कभार यूपी में होता था, और केंद्र में हम लोग थे। अटल जी का जो इस मामले पर नजरिया और दृष्टिकोण था वो जगजाहिर है। सर, आप ये बात, उन्होंने तो राजधर्म का पालन करने की सलाह दी थी। सर ये बात आप मानेंगे नहीं कि राजनीति जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज की राजनीति होती है, और पिछले 10-12 साल में कहीं ना कहीं नीतीश जी को कॉम्प्रोमाइज लगातार करना पड़ा है। सत्ता में रहने के लिए कॉम्प्रोमाइज आपको करना, आप कहते हैं मजबूरी नहीं है, मैं शब्द यूज कर रहा हूं कॉम्प्रोमाइज। कहीं ना कहीं आपके आदर्श, आपके जो विचार है उससे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। जिस तरह से आप लालू जी के साथ अब एक तरह से आपका गठबंधन हो गया है, कांग्रेस के साथ आप चले गए हैं। आप तो लोहिया ट्रेडिशन से आते जो एंटी कांग्रेस था, अब आप कांग्रेस के साथ आ गए। आप लालू जी के खिलाफ थे, आप लालू जी के साथ आ गए। अब कांग्रेस कहां है केंद्र बिंदु में? अब कांग्रेस तो केंद्र बिंदु में है नहीं, अब तो बीजेपी है केंद्र बिंदु में। केंद्र बिंदु में अब कांग्रेस तो है नहीं, वो तो सेंटर से बेदखल हो चुकी है। अब उसका स्थान तो बीजेपी ने ले लिया है। इसलिए वह चीज कंपेरेबल आज नहीं है, आज के कंटेक्स्ट में नहीं। लोहिया जी ने कब कहा था कि सेंटर पर और राज्यों पर कांग्रेस जो काबिज है इसको डिस्प्लेस करना चाहिए। उन्होंने उस कंटेक्स्ट में कहा था कि इतने दिनों के बाद भी लोकसभा में संख्या कम है, फिर भी एक बार भी केंद्र की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया था। तो उन्होंने कहा कि सब लोग मिलकर के दो अपने अपनी बात रखो, जनसंघ अपना कहे, कम्युनिस्ट अपना कहे, तो वो बात वहां से शुरू हुई थी। तो देखिए अब वो सेंटर में नहीं है। सर आखिरी और तीसरी बात, अच्छा या तो आप आखिरी पूछ लीजिए, तभी हम उसको भी जवाब दे देंगे। जो आपने मजबूरी बाद में शब्द बदल के कॉम्प्रोमाइज किया, आप देख लीजिए ये इंडियन पॉलिटिक्स में
इसको न मजबूरी कहा जाता है, न कंप्रोमाइज कहा जाता है। ये टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होती है। कहां नहीं हुई है? आज आप लोग दो आदमी हंस रहे हैं, हमको जरा बता दें, 2 पार्टी सिस्टम इंग्लैंड में था, कहां पहुंच गया? सर इसी भाई आप देखिए ना, किसी भी एक चीज को, आज केंद्र में तो अकेले बीजेपी को बहुमत है, तो फिर भी वो क्यों अलायंस किए हुई है? लेकिन इससे कई सवाल निकलते हैं। इसलिए अगर हम लोग कोई अलायंस करें, अंडरस्टैंडिंग करें, तो उसको मजबूरी में चस्पा दे दीजिए। अभी तो केंद्र में बीजेपी के पास कोई मजबूरी नहीं है, उनका अकेले का बहुमत है। सर इसी से तब वो जब करेंगे तो आप कहिएगा कि नहीं, प्री पोल था तो पोस्ट पोल। हम लोग भी तो प्री पोल कर रहे हैं। सर आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है, हाँ। बीजेपी चाहती है ये चुनाव बने बीजेपी बनाम लालू यादव, लालू प्रसाद। आप चाहते हैं, आपने आज महापंचायत में कहा है कि आप चाहते हैं ये चुनाव आपके ट्रैक रिकॉर्ड पर बने, नीतीश कुमार के सरकार पर बने। किस तरह से देखते हैं, कहीं ना कहीं क्या लालू प्रसाद आपकी वीक पॉइंट है जिसे बीजेपी टारगेट कर रही है? क्या आप मानते हैं कि अगर आप लालू प्रसाद के बगैर, ये टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के बगैर चुनाव लड़ते तो क्या आप चुनाव लड़ सकते थे? नहीं, हम ऐसा नहीं मानते। एक प्रोसेस से निर्णय होता है और हम लोगों का जो भी निर्णय है वो सुविचारित निर्णय है और यह बहुत ही उचित है। और बीजेपी तो जितनी तरह से किसी बात को कहना हो वो कहती रहेगी। वो ना आपकी बात सुनेगी ना हमारी बात सुनेगी, वो तो जो चाहे वो कहते रहे। और रही बात हम लोगों का अलायंस, बिहार के ग्रैंड अलायंस जो है महागठबंधन, वो जनता के बीच में, ग्रैंड अलायंस ने ही अपना फेस तय किया। चुनाव के बाद कौन होगा अगर जनता बहुमत देती है तो एक अलग बात है। इसलिए इसमें कोई, मैं नहीं देखता हूं कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन कि हम लोग ये चाहते हैं, बीजेपी ये लाना चाहती है, हम उसमें कोई मेरिट नहीं देखते। नीतीश जी, आपने 2-3 बार कहा कि जनता जाने, जनता अगर नहीं चुनेगी तो वो भुगतेगी। तो क्या 10 साल बाद जब आप आए हैं तो आप क्या जीत को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर रहे हैं अपने आप को? क्या आपको लग रहा है कि आप जीतेंगे? बिल्कुल है। तो कितनी सीटें जीतेंगे आप? वो तो बोलने का अपना स्टाइल है। अच्छा, हम बिल्कुल इस सब मामले में निष्प्रिय रहते हैं। चिंता तो उनको होगी जो सत्ता चिपकू हैं, हमको क्या सत्ता चिपकने की जरूरत है? नहीं, लेकिन 10 साल बाद आप जा रहे हैं। नहीं, वो आप कहां आप इंटरप्रेट कर रहे हैं? वो बिजनेस लाइक इंटरप्रिटेशन मत करिए उसका। उसके कहने का मतलब है कि मैं निष्प्रिय भाव से काम करता हूं, मैं निष्प्रिय भाव से काम करता हूं। मेरा बिल्कुल अपना काम करने का तौर तरीका है। और ऐसा देखना है तो रह करके देखिए ना, साथ में आपको हम आमंत्रित करते हैं, 5-7 दिन रहिए तो आपको पता चलेगा। मिलेंगे आपको इस बार? नीतीश जी, कितनी सीटें मिलेंगी आपको इस बार? सीट सब सीट मिलेगी। बुद्ध की भूमि है। बहरहाल, लेकिन एक आखिरी सवाल, केजरीवाल फिर आ रहे हैं क्या? है? केजरीवाल को फिर बुलाएंगे आप? केजरीवाल जी को क्या मतलब यहाँ के चुनाव से? कोई और नेता को बुलाएंगे देश भर से, जो आपको लगता जिस है? पार्टी का अलायंस, उस पार्टी के सब नेता आवेंगे। देश भर से आपके लिए नेताओं का जमावड़ा होगा? देखिए ना, समर्थन में, सहयोग में जो भी आना चाहेंगे उनका स्वागत है। अब का जो कैंपेन बचा है, अब तो असेंबली सेगमेंट वाइज कैंपेन होगा, असेंबली सेगमेंट वाइज कैंपेन होगा। इस एहसास को आप जी रहे हैं कि अगर बिहार में आप चुनाव जीत गए तो आने वाले वक्त में फिर आप दिल्ली के तौर पे देखा जाने लगेगा आपको? मैं काहे का, दिल्ली में तो इतना दिन एमपी रहे, 6 टर्म एमपी रहे। नहीं, एक पद है पीएम नाम का भी। इतना महत्वपूर्ण मंत्रालयों को देख चुके हैं, कोई दिल्ली क्या देखना? अच्छा, देखने से कुछ मिलता है? देखने से कुछ हासिल नहीं होता। मोदी जी देख रहे हैं। ये भूमि है, अपना कर्म करिए। इस मिट्टी में जो ताकत है, जिसको जहां पहुंचाना है पहुंचाती, कभी मत सोचिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश जी। नीतीश जी हमारे साथ जुड़े और सिलसिला इसके बाद लगातार जारी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
जमकर निशाना साधा है मोदी पर नीतीश कुमार ने और कहा है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, आश्वस्त हैं, चुनाव जीतेंगे। बिहार में कोई जंगल राज नहीं है और न सिर्फ युवाओं बल्कि बिहार की जनता के लिए आगे क्या करना है उसकी भी एक रूपरेखा नीतीश कुमार ने सामने रखी। कहा कि मैंने काम किया है, काम करूंगा और सिर्फ काम के लिए दोबारा आना चाहता हूं।